हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज की दोस्तों जो क्लास है वो हमारे एक चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की जो है सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1.1 का परिचय एवं उदाहरण जो है देखने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में तीन चैप्टर को हमने जो है ख़त्म कर दिया है, उसी प्रकार दोस्तों हम द्विघात समीकरण, जो कि बेहद प्यारा और बेहद आसान चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों, ज़्यादा इसमें हेडेक वाली बात नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर को भी हम लोग आने वाले मेरे हिसाब से 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को जो है हम लोग कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें बस लेक्चर में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और डेली दोस्तों 5 बजे आज से जो है आपकी क्लासेस लगने वाली हैं, तो वो भी आप लोग जो है उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हम लोग फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा जिसका नाम था बहुपद। बहुपद के अंदर हमने एक बहुपद पढ़ा था जिसका नाम था द्विघात बहुपद। तो दोस्तों पूरा जो चैप्टर है वो उसी से रिलेटेड है। मतलब अगर आपने दूसरा चैप्टर देखा है बहुपद, तीसरा चैप्टर देखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो फिर ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि उसी की चीज़ें जो है कनेक्टेड रहेंगी सभी चीज़ें। यानी कि कुछ नया इसमें आपको सीखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो पुरानी चीज़ें हैं वही आपको जो है इसमें थोड़ी सी जो एडवांस लेवल पर ले जाके पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहली दोस्तों जो प्रश्नावली है जो कि है कि 4.1, वो आपको द्विघात समीकरण का जो बेसिक परिचय है उस पर पूरी जो है निर्भर है। यानी कि द्विघात समीकरण का जो इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही जो है आपको इसमें काम आएगा। छोटी मोटी चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। दूसरी जो प्रश्नावली है जो कि 3.2 है, इसमें हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसमें गुणनखंड विधि है जिससे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो ये भी दोस्तों बड़ी मज़ेदार विधि रहेगी, तो इसको भी हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे। और सबसे लास्ट जो कि 3.2 आपके नए एनसीईआरटी के हिसाब से, पहले इसमें 4 हुआ करती थी एक्सरसाइज, लेकिन अब जो है इसमें काट कर 3 कर दी गई हैं। 4.3 में दोस्तों हम लोग पूरा जो है मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक सूत्र होता है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। तो पूरी जो ये 4.3 है श्रीधराचार्य सूत्र पर बेस्ड रहेगी। तो ये भी हम लोग जो है आने वाले वीडियो में करेंगे, और बेहद आसान, बेहद सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों। अगर आपको पिछले जो दूसरा चैप्टर अगर आपने देखा है, तीसरा चैप्टर अगर आपने देखा है पूरा फोकस के साथ, तो फिर ये चैप्टर आपको हलवा लगेगा। अगर आपने दूसरा चैप्टर नहीं देखा तो आप यहाँ पे आपको एक आई बटन दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके और फटाफट से दोस्तों मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर नहीं तो दोस्तों दूसरा चैप्टर तो आपको देखना ही देखना। अगर आपने दूसरा चैप्टर देख लिया तो ये चैप्टर जो है बहुत सारा चीज़ें जो है दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड रहेंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है इसका द्विघात समीकरण का जो बेसिक परिचय है वही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण का बेसिक परिचय। तो दोस्तों द्विघात समीकरण जो है उसके अंदर 3 चीज जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बहुपद और समीकरण में अंतर। कि हमने जो दूसरे चैप्टर में बहुपद पढ़ा था, द्विघात बहुपद पढ़ा था हमने, और बहुपद जो होता है एक्चुअल में, तो बहुपद और समीकरण में एक्चुअल में अंतर क्या है ना। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बहुपद और जो हमारे समीकरण रहते हैं इसके अंदर सिर्फ बराबर का जो चिन्ह होता है ना, इसका फर्क है बस। क्योंकि बहुपद जो है ना वो एक बीजी व्यंजक होता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण लूँ तो मैंने लिख दिया मान लो 2x+3, तो ये जो बीजी व्यंजक है 2x+3, इसमें कोई भी इक्वल का निशान नहीं है, तो इसलिए ये जो है बहुपद कहलाएगा। और अगर हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं इसी चीज़ को कि 2x+3 बराबर में 0, इस प्रकार से अगर बराबर का निशान आ गया, यानी कि इधर का पलड़ा बराबर है, तो उस केस में ये जो हमारा बहुपद है ये समीकरण बन जाता है। तो ये हमारा ये समीकरण है, ये हमारा बहुपद है जो कि सिर्फ एक बीजी व्यंजक है एक चर वाला, और ये हमारा जो है एक समीकरण कहलाएगा। तो यही फर्क होता है दोस्तों बहुपद में और समीकरण में। अब जैसे कि दोस्तों बहुपद हमने पढ़े थे, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, 4 घात का, 5 घात का, तो उसी प्रकार से जो है इसमें भी आप लोग जो है पढ़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों अभी फिलहाल। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि जो चर की अधिकतम घात रहती है बहुपद के अंदर,
चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है कि इतने घात का बहुपद है। तो इसी प्रकार दोस्तों समीकरण में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको कि समीकरण में चर की अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात होती है उसको हम लोग दोस्तों चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात, सॉरी बहुपद नहीं, अभी हम समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसको समीकरण की घात कहते हैं, समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आपको याद है, ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको याद ही होगा क्योंकि हमने बहुपद वाला जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ज़्यादा नहीं दोस्तों, उसमें भी सिर्फ 4 लेक्चर्स थे, तो अगर आप वो 4 लेक्चर देखकर आते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जो है साबित रहेंगे वो 4 लेक्चर बहुपद चैप्टर के। तो मेरा आपके को सजेशन ये है कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर आप जो है ये देख सकते हो। इसका भी मैं दोस्तों कलर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि बहुपद और हमारा जो समीकरण है इसके अंदर क्या अंतर है। कुल मिला के दोस्तों जो हमारा समीकरण होता है और जो हमारा बहुपद रहता है वो सिंपल सा एक ही है, सिर्फ एक इक्वल का साइन का फर्क रहता है। और जो समय जैसे कि बहुपद की हमारी घात होती है, एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद, उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी जो है समीकरण की घात होती है। तो अब अगर मैं आपको कुछ उदाहरण लेके समझाऊं, जैसे एक तो हम यही ले लेते हैं कि 2x+3 बराबर 0। ठीक है, एक मैंने ले लिया मान लो x² प्लस 2x+3 बराबर 0। एक मैंने ले लिया दोस्तों x³ प्लस x² प्लस 3 बराबर 0। एक मैंने ले लिया दोस्तों x4 प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्तों जो हमारी पहली स्थिति है जो कि है 2x+3 बराबर 0, तो ये एक समीकरण है दोस्तों क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो ये कितनी घात का समीकरण है, तो दोस्तों इसमें जो चर है x की अधिकतम घात हमें जो है 1 नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 रहती है। तो x की जो अधिकतम घात है वो 1 यहाँ पे नजर आ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक घात का बहुपद है जिसको हम लोग कहा जाता है दोस्तों रेखिक बहुपद। सॉरी बहुपद नहीं, हम समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग रेखिक समीकरण बोल देंगे। ठीक है, दोनों दोस्तों सिमिलर है तो थोड़ा सा जो है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इधर उधर, लेकिन आपको नहीं होना है दोस्तों, ये रेखिक समीकरण है। अगर आपको चर की अधिकतम घात 2 हो गई तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो ये हमारा त्रिघात समीकरण हो जाएगा दोस्तों, त्रिघात समीकरण। इसी प्रकार से दोस्तों आप बढ़ाते जाओ, ये 4 घात का समीकरण हो जाएगा, 4 घात का समीकरण। इस प्रकार से ये बढ़ती जाएंगी दोस्तों इसकी घात, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात दोस्तों 4 है, इसमें 3 थी, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है चर की अधिकतम घात आप बढ़ाते जाओगे तो आपके समीकरण की भी घात बढ़ती रहेगी। तो आई होप कि आपको इतना जो है मेरे हिसाब से क्लियर होगा अभी तक। इसको भी मैं सिंपल सा, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, मैं आप पे पूरा जो है आज का जो पूरा क्लास रहेगा ये 1 वे नहीं रहेगा दोस्तों, 2 वे रहेगा। मैं आपसे ही पूछता चलूँगा। अब आप बताइए कि द्विघात बहुपद को हम लोग लिखते थे किस प्रकार से लिखते थे द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद को दोस्तों हम लोग जो है कुछ इस तरीके से लिखते थे, इसको यही लिख देता हूँ मैं। इसको लिखते थे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों जो है द्विघात बहुपद को लिखते थे। तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसमें बराबर का चिन्ह लगा दो आप, तो बराबर 0 लिख दोगे तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ये जैसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप आप कह सकते हो वो था। तो ये आपका जो है द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप होगा। इस प्रकार से दोस्तों सभी जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं सभी जो है इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा अभी तक। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे कि उसमें भी गुणांक थे तो इसमें भी दोस्तों गुणांक है कुछ। तो इसके अंदर जो a है, b है और जो c है, a, b और c जो है ये द्विघात समीकरण के गुणांक कहलाते हैं। अब जैसे कि दोस्तों बहुपद में हमारा था सेम एज इट इज, इसमें होगा कि हमारा b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारा a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, b 0 हो जाएगा तो देखिए ये वाला पद कट जाएगा आपका, c अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला पद आपका कट जाएगा, यानी कि
कुल मिला के ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। लेकिन अगर हम लोग a को 0 कर देंगे तो हमारा जो मेन पद है जिसकी घात 2 है, जिसकी वजह से वो द्विघात समीकरण कहला रहा है एक्चुअल में, तो वो अगर कट गया तो ये तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी इसके अंदर जो a वाला पद है वो 0 नहीं होता है, a गुणांक जो है 0 नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप नीचे लिख दीजिए #क्लियर। और अब हम जो है अब हमारे काम का कौन सा दोस्तों, रैखिक समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये हमारे काम के नहीं, हमारे काम का दोस्तों रहने वाला है सिर्फ द्विघात समीकरण। तो हम लोग सिर्फ द्विघात समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतनी चीज अभी तक पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये दोस्तों व्यापक रूप रहता है। इसके अंदर हमारा b = 0 हो सकता है, c = 0 भी हो सकता है, लेकिन हमारा a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको अभी तक इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। इतनी चीज आपको तैयार होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ आपको एक उदाहरण समझाते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। बेहद दोस्तों आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण को कैसे पहचाने, दोस्तों ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि मैंने इस तरफ कुछ उदाहरण लिए थे, उसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पे भी कुछ उदाहरण लिए जो कि आपकी बुक्स के हैं। तो इन उदाहरण में दोस्तों आपको देखकर पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए दोस्तों पहला जो है ये समीकरण है क्योंकि बराबर का निशान है और इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों देखिए चर की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे 0 इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस वाले के अंदर जो हमारा b वाला पद होता है, b गुणांक होता है, वो गायब है, लेकिन फिर भी a वाला तो 0 नहीं है, b वाला 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी दोस्तों a² = 0 दे रखा, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि भले a b भी हो जाए, c भी हो जाए, 0 सिर्फ a वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a वाला है, b वाला और c वाला 0 हो गए। ये भी दोस्तों एक द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसमें भी चर की अधिकतम, सिर्फ हमें अधिकतम घात देखनी है, 2 होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण होगा। ये भी दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसमें ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात दोस्तों जो है 1 है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाला दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण होगा क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे भले ही चर की इधर उधर क्रम बदल दिए इसके, लेकिन चर की अधिकतम घात इसमें 2 ही है पूरे समीकरण में, तो इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो आई होप कि इस उदाहरण से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से जो है द्विघात समीकरण को निकाला जाता है या द्विघात समीकरण को पहचाना जाता है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण हम लोगों ने पहचानना सीख लिया, तो चलिए इसके गुणांक क्या आप अभी पहचान पा रहा हो, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसके गुणांक अगर अभी निकालूं तो इसमें जो x² का गुणांक है यानी कि a वो बराबर हो जाएगा 3, b दोस्तों बराबर हो जाएगा इसमें 5 और दोस्तों c इसमें बराबर हो जाएगा -6। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग बहुपद में निकालते थे गुणांक, उसी प्रकार से इसमें भी निकालते हैं। इस वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें x² का गुणांक क्या है दोस्तों, 2 है, तो 2 हो जाएगा, इसमें a बराबर 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें b का गुणांक देखें दोस्तों तो x का गुणांक को दोस्तों b कहते हैं, तो x का यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 0, b बराबर यहाँ 0 है। और c का जो है यहाँ पे दोस्तों गुणांक है जो कि एक बिना किसी चर का कांस्टेंट रहता है, तो उसे c कहते हैं, तो वो सिंपल सा यहाँ आएगा -5, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों c बराबर -5। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे a का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, a का गुणांक हो जाएगा 1, b का गुणांक दोस्तों यहाँ पे 0 है और c का गुणांक भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों a का गुणांक हो जाएगा -1 क्योंकि x² माइनस में है, b का गुणांक हो जाएगा दोस्तों +5, लेकिन यहाँ पे जो c है वो हमारा मिसिंग है, c बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये तो हमारा द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो इसको हम लोग निकालेंगे ही नहीं। इसमें दोस्तों आप देखिए सबसे पहला हम व्यापक रूप जो हमारा होता है,
जो हमारा व्यापक रूप होता है उसके अंदर पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही इसके गुणांक निकाल पाएंगे। तो व्यापक रूप दोस्तों होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर व्यापक रूप में इसको लाएं तो पहले तो एक्स स्क्वायर वाला पद ले लो। तो एक्स स्क्वायर वाला अगर हम लोग पद ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 2x, और फिर यहाँ से इस 4 को भी इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये दोस्तों व्यापक रूप बराबर में 0 होता है। तो इस प्रकार से व्यापक रूप में आ गया। अब आप फटाफट से इसका जो है ए का गुणांक दोस्तों माइनस का 3 हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3, बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 और सी बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस का 4। आई होप कि आपको इतना जो है क्लियर होगा। इन सभी चीज़ को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा है ये। अब आपको दोस्तों दिख रहा होगा है, ठीक है। तो अभी दोस्तों जो भी हमने करा है ये अगर आपको क्लियर है तो आप हैशटैग क्लियर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी जो है मेहनत लगती है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो में अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड कि सर आप इस प्रकार से वीडियो बनाएं, तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इतना अगर आपको दोस्तों क्लियर है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं हमारी प्रश्नावली जो है 4.1 को करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मार्क कर देता हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए इसको हल करते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों प्रश्न में दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सिर्फ हमें यही बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4.1 पूरी बेसिक इंट्रोडक्शन जो अभी तक हमने सीखा है ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसी पर दोस्तों पूरी निर्भर है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये पहचानना है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, और हमें ये सब जो समीकरण दे रखी हैं ये थोड़ी सी इधर उधर करके दे रखी हैं। तो पहले तो हमें इन समीकरण को सरल करना पड़ेगा, यानी कि सरल रूप में लाके सिंपल फॉर्म में लाके इसको हमें चेक करना पड़ेगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी अधिकतम घात 2 है। अगर अधिकतम घात हमारी 2 होगी तो जो हमारी समीकरण है वो द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। और अगर अधिकतम घात 2 नहीं होगी तो फिर वो जो है हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी। सिर्फ हमें द्विघात समीकरण बताना है इसमें। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले वाली हम लोग जो है समीकरण ले लेते हैं। सबसे पहली समीकरण इसमें दे रखी है हमें x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस 3। इस प्रकार से दोस्तों हमें दे रखी है। इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। इस प्रकार से दोस्तों बराबर में दोस्तों यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे में कर दिया। अगली लाइन में दोस्तों हम लोग चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर में 2x माइनस 6। तो देखिए दोस्तों ये जो 2x है हमारा, ये इधर भी प्लस में दे रखा है और इधर भी प्लस में दे रखा है, तो आपस में काट सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। क्यों कटा है दोस्तों, इसका कारण जानने के लिए संडे के दिन वाला हमारा जो सेशन है जो कि हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ्स पर, उसमें हम आपको यही सिखाएंगे कि ये पक्षांतर वगैरह क्या होता है, प्लस माइनस कैसे करें, भिन्न के सवाल को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एलसीएम एचसीएफ कैसे लें, ये सभी जो बेसिक चीज़ें जो हमें 10वीं में 9वीं में 11वीं में काम आती हैं, तो वो चीज़ें हम लोग जो है उसमें करने वाले हैं। तो वो सेशन आप ज़रूर देखिएगा। बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे हमने कैंसिल आउट कर दिया, बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस वाले जो माइनस 6 है इसको भी हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0 बचेगा दोस्तों इधर। तो फाइनल दोस्तों जो हमारा सिंप्लीफाई करने पर आया ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा आया है इसके अंदर चर की अधिकतम घात क्या है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो चर की अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात 2 है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग ये किस कर सकते हैं, इसलिए समीकरण कौन सा समीकरण है दोस्तों, समीकरण
द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये आप लोग दोस्तों सिंपल सा आप लोग इसमें लिख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो ये दो लाइन आप लोग लिख सकते हो, ये कथन आप लोग लिख सकते हो और आपका यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो चलिए इसको यहीं पर ही लिख लेता हूँ मैं। एक्स क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में दोस्तों -2 और 3 माइनस एक्स। इस प्रकार से दोस्तों हमें ये दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। इसको सिंपल सा यहाँ से काट के उधर ले जाएंगे दोस्तों हम लोग। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे मैं। इसका हल दोस्तों किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में तो कोई हम लोग दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस -2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 6 और फिर माइनस का 2 का इंटू होगा माइनस के x में तो हो जाएगा प्लस का 2x। इस प्रकार से हो जाएगा, इधर माइनस का 2x इधर प्लस का 2x है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x और इस माइनस के 6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा आप देखिए दोस्तों यहाँ से जो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, -2x माइनस का 2x तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी चर की अधिकतम घात दोस्तों 2 है। तो हम वही कथन जो हमने यहाँ पे लिखा था सेम हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दे रखा है यहाँ पे आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें तीसरा दे रखा है कि x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में दे रखा है दोस्तों x माइनस 1 और x प्लस 1 सॉरी x प्लस 3। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा है ये सभी चीज़ें। इसको मैं सिंपल सा यहाँ से उधर ले जाता हूँ। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हल किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों आइए देख लेते हैं फटाफट। तो हल करेंगे इसको। देखिए दोस्तों सबसे पहला तो इस पूरे में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x। फिर उसके बाद माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x से तो हो जाएगा माइनस का 2x। फिर माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 से तो हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इधर वाला सॉल्व हो गया। बराबर में भी दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे आप। x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा आपका प्लस का 3x हो जाएगा दोस्तों। फिर आप जो है -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आपका -x हो जाएगा। देन फिर आप -1 का इंटू करेंगे प्लस के 3 से तो हो जाएगा आपका माइनस का 3। इतना दोस्तों आपको क्लियर है? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों जो भी आपके कट रहे हैं उसको आप काट सकते हो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी x प्लस का, यहाँ पे भी x प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये आपस में दोस्तों कट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों x और -2x दे रखा है। तो x में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 2x तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3x में अगर हम लोग जो है एक x घटा देंगे तो 2x बचेगा, तो ये प्लस का 2x रहेगा। तो इधर आएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और उसके बाद जो माइनस का 3 है इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे बराबर के तो ये बन जाएगा प्लस का 3, इधर बचेगा बराबर में 0। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये माइनस का जो x है देखिए माइनस का x और माइनस का 2x ये मिलकर दोस्तों बन जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 2 और प्लस का 3 बन जाएगा दोस्तों प्लस का 1 और बराबर में दोस्तों 0 है। अब आप बताइए क्या ये जो समीकरण हमारा जो सिंप्लीफाई करके हम लाए हैं क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि बिल्कुल द्विघात समीकरण ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें
चूंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो यहाँ पे एक नहीं है, सॉरी दो नहीं है, चर की अधिकतम घात यहाँ पे दो नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये जो हमारा समीकरण है, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। दैट्स इट। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हो। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, इसमें चर की अधिकतम घात एक है, तो इसलिए ये जो है हमारा रेखिक समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। हमें चाह रहा था दोस्तों द्विघात समीकरण बताना था कि है या नहीं। तो उसी प्रकार दोस्तों आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, अब ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी प्रकार के आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको जो चौथे वाला है ये मैं आपको दे देता हूँ, ये आप करिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। बाकी दोस्तों ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ। चलो ठीक है, पांचवा मैं आपको और करवा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक पेज में और ऐड कर लेता हूँ पांचवे के लिए। पांचवा क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पे 2x-1 मल्टीप्लाई बाय x-3 बराबर में दोस्तों दे रखा है x+5 और फिर दे रखा है x-1। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसको भी काट कर उधर ले जाते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग सेम एज इट इज वैसा ही करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों हम लोग इसे। तो 2x का मल्टीप्लाई होगा x में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x²। फिर 2x का मल्टीप्लाई होगा -3 में, तो ये हो जाएगा सिंपल सा आपका -6x। इस प्रकार से हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई करोगे -3 में, तो -6x आएगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -x में, सॉरी +x में, तो हो जाएगा -x। फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो हो जाएगा +3। तो दोस्तों ये प्लस माइनस के जो मल्टीप्लाई होते हैं ये थोड़ा सा जो है बच्चों को कठिन लगते हैं। तो ये भी दोस्तों संडे वाली जो बेसिक मैथ्स की क्लास होने वाली है उसमें आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों इधर वाला भी हम लोग करेंगे। x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x² हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई होगा -1 में, तो हो जाएगा -x। इसी प्रकार दोस्तों +5 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो +5x, और फिर +5x का मल्टीप्लाई होगा -1 में, तो हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए जो चीज़ काट रही है वो आप काट सकते हो, नहीं तो आप इसको कर सकते हो। चलो मैं सभी चीज़ों को इधर ले आता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ इधर ही। तो 2x² एज इट इज रहेगा, -6x में से x चला जाएगा दोस्तों, तो बच जाएगा हमारा 5x, सॉरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे -6x, यहाँ पे -x, तो ये बन जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस होकर 7x बन जाएगा, और फिर +3 एज इट इज रहेगा। इधर दोस्तों x² एज इट इज रहेगा, -x और +5x, ये दोस्तों बन जाएगा हमारा +4x, और -5 बचेगा। इस प्रकार से इसको हम लोग और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x² यहाँ पे रहने दो, -7x भी रहने दो, +3 भी रहने दो। इस x² को इधर ले आओ तो -x²। ठीक है, फिर इस +4x को उधर ले आओ तो -4x, और फिर इस -5 को इधर ले आओ बराबर के, तो हो जाएगा +5। और बराबर में दोस्तों क्या बचेगा, बराबर में दोस्तों इधर बचेगा 0, क्योंकि हमें व्यापक रूप लाने के लिए इधर जो है 0 रखना पड़ता है। तो इस इधर जो है 0 करना पड़ता है, तो इसलिए हम सभी चीज़ों को इधर ले आए। अब देखिए -2x², सॉरी, अब यहाँ आप देखिए दोस्तों 2x² में से अगर हम लोग एक x² काट दें तो हमारा बचेगा x²। इसी प्रकार दोस्तों -7x में माइनस का दोस्तों 4x हो गया, तो -7x -4x मिलके हो जाएगा दोस्तों -11x, यानी कि 11x। और +3 और +5 ये दोनों दोस्तों प्लस होकर बन जाएंगे क्या, हमारे 8, बराबर दोस्तों 0 रहेगा। बताइए क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? तो आप दोस्तों कहेंगे कि बिल्कुल द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि आप लोग यही चीज़ें लिख सकते हो कॉपी करके कि चर की जो अधिकतम घात है यहाँ पर भी वो जो है 2 है, तो इसलिए दोस्तों ये भी हमारी जो है द्विघात समीकरण है। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका रीज़न। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने आपको ये वाला भी करवा दिया, ये वाला भी करवा दिया। अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, ये वाला भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों ये।
दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में दोस्तों दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी सिंपल सा दोस्तों यहाँ से काट के हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं इस प्रकार से इसको लेकर आ गया हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ पार्टीशन के लिए। ठीक, तो इसका दोस्तों हम लोग हल करेंगे। इसका हल किस प्रकार से होगा आप देखिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इधर, प्लस 3x को भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 1 की भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इधर देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सॉल्व करो दोस्तों इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4 और माइनस 2 इंटू 2 भी होता है दोस्तों 4। ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों 4 और यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4x। तो अब हम लोग जो चीज़ें इधर आ रही हैं उसको हम लोग इधर ले आते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग आपस में काट सकते हैं। अब बचा दोस्तों 3x प्लस 1 इधर बचा और उधर से दोस्तों आया -4 और प्लस का 4x बराबर दोस्तों इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो 3x है, देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 3x, यहाँ पे दे रखा है 4x, तो 3x और प्लस 4x मिलकर दोस्तों प्लस का 7x बन जाएगा और प्लस करके यहाँ पे 1 माइनस 4। ठीक है, तो 1 माइनस 4 दोस्तों होता है माइनस का 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। क्या बताइए, ये जो समीकरण है जो अभी सिंप्लीफाई करके उसको हमने बनाया है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 2 नहीं है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आप देखिए ढेर सारे क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में कर लिए हैं। ये वाले जो दोस्तों 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको होमवर्क। अब आप दोस्तों बोलेंगे कि इसमें तो एक्स प्लस जो 2 है उसका जो है होल क्यूब दे रखा है, यानी कि उसकी दोनों की पावर 3 है, तो ये किस प्रकार से खोलेंगे? तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूत्र है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ वो सूत्र कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो उस केस में दोस्तों ये किसे खुलता है? ये खुलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको खोल सकते हैं। और अगर आपके सामने लिखा हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये कैसे खुलेगा? ये खुलेगा दोस्तों सेम एज इट इज रहेगा, ये भी a क्यूब रहेगा प्लस करके यहाँ पे दोस्तों प्लस की जगह यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का b क्यूब रहेगा, बस यहाँ पे आपको माइनस का 3a स्क्वायर b कर देना है और माइनस का हो जाएगा 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये जो है खुलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो है यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्तों और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ खुलेगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों सूत्रों का यूज करके दोस्तों आप जो है आगे जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद भी रहना चाहिए क्योंकि आप जो है अब 10th क्लास में आ चुके हो, तो ये सूत्र आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली है 4.1, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की दोस्तों वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को और आगे हम लोग करेंगे और आगे नई नई चीज़ें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट में अपने डाउट जो है ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।